हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द पाइपलाइन। ये एक कोरियन हाइस्ट मूवी है। इस मूवी को समझने से पहले आपको समझना होगा कि पाइपलाइन क्या होता है। असल में पाइपलाइन वो पाइप्स होती हैं जिनके थ्रू वाटर या फिर ऑयल की सप्लाई होती है। इस मूवी में कुछ लोग ऑयल के पाइपलाइन से ऑयल की चोरी करते हैं ताकि उन्हें महंगे दामों में बेच सके। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें हान को दिखाया जाता है। हान एक बॉक्स लेकर टेंट हाउस के अंदर जाता है। इस टेंट का बॉस जॉन हान से कहता है तो तुम ही ड्रिल बिट हो जो पाइप में गड्ढा खोदने में एक्सपर्ट है। तो हान इस पर हाँ करता है। तभी एक आदमी ढके हुए बेसमेंट को खोल देता है। इस बेसमेंट से एक पाइपलाइन गुजरती थी और इस पाइपलाइन से बहुत सारा तेल दूसरी तरफ जाता था। जॉन का प्लान था कि वो इस पाइपलाइन में गड्ढा खुदवाकर इससे अपनी पाइप कनेक्ट करेगा और सारा तेल निकाल लेगा। आगे हान अपनी ड्रिल मशीन निकालकर उसमें ड्रिल फिट करता है। इधर जॉन्ग को ये ड्रिल काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन हान कहता है इससे काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा कहकर हान एक टाइमर सेट करता है। दरअसल ये पाइपलाइन अपने फिक्स टाइम में तेल फ्लो करवाती थी और जिस समय तेल निकल रहा हो उस समय ड्रिल करना खतरनाक है, इसलिए इन्हें टाइमर के खत्म होने से पहले गड्ढा करना होगा। तभी हान उस पाइपलाइन में होल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ड्रिल मशीन निकालते वक्त मशीन का ड्रिल पाइप में ही फंस गया था। हान इसे निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रिल नहीं निकलती। वहीं दूसरी तरफ पाइप से तेल बहुत जल्दी पाइप की तरफ आ रहा था। साथ ही इनके पास कुछ ही सेकंड्स बचे थे। तभी प्रेशर के कारण ड्रिल खुद ही निकल आती है और पानी की नोक वायर से टकरा जाती है, जिससे कि वहां आग लग जाती है। आग को रोकने के लिए हान जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही उसके पैंट में आग लग जाती है। वहीं ये सब देखकर जॉन्ग और उसका असिस्टेंट वहां से चले जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद हान भी बेसमेंट से निकल आता है और पैंट उतार कर बाहर जाने लगता है। इधर से जॉन्ग और उसका असिस्टेंट भाग रहे थे क्योंकि कभी भी ये पूरा एरिया ब्लास्ट हो सकता था। हान भी इन्हें अपने साथ ले चलने को कहता है, लेकिन जॉन्ग हान को मारकर दूर कर देता है। तभी हान गाड़ी की डिक्की में चढ़ने की कोशिश करता है। इसे देखकर जॉन्ग गाड़ी से उतरकर उसे फिर से मारने लगता है और तभी उस जगह एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। आगे उस जगह को पुलिस वाले सील कर देती हैं। इस जगह हम पुलिस ऑफिसर पार्क और उसके चीफ को देखती हैं। इधर एक इन्वेस्टिगेटर इन दोनों को क्राइम सीन से मिला एक ड्रिल दिखाता है। इसे देखकर पार्क कहता है ये ड्रिल आधी इंच बड़ी है। दरअसल पाइपलाइंस अलग तरह के अलॉय से बनी होती है। अगर कोई इस तरह के मोटे ड्रिल से पाइपलाइन खोदेगा तो पाइपलाइन के लीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। पर चीफ पार्क की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और उसे अपने पार्टनर जैंग का दिमाग चाटने को कहता है। फिर पार्क पार्टनर जैंग के पास जाता है और कहता है ये ड्रिल बिट का काम है। जैंग कहता है ड्रिल बिट कौन है? तभी पार्क बताता है ड्रिल बिट इस तरह के पाइप्स में होल करने में एक्सपर्ट है और जो ड्रिल्स हमें क्राइम सीन में मिले हैं उस तरह के ड्रिल्स बस ड्रिल बिट ही यूज करता है। असल में मैंने एक बार ड्रिल बिट को पकड़ा था, क्यों ना हम फिर से ड्रिल बिट को रंगे हाथों पकड़े। तो जैंग इस पर मान जाता है। फिर हमें एक डेंजर का बोर्ड दिखता है। इसमें लिखा हुआ था कि लेक के नीचे एक पाइपलाइन है। तभी उस लेक से सैम नाम का आदमी निकलता है। सैम के हाथ में एक पाइप थी। सैम इस पाइप को डोंग को देता है। दरअसल इस पाइप का दूसरा साइड उस अंडरग्राउंड तेल की पाइपलाइन से कनेक्टेड था और इधर ये दोनों तेल की चोरी कर रहे थे। अब डोंग उस पाइपलाइन को अपने ट्रक से जोड़ देता है ताकि तेल सीधा ट्रक के अंदर जाए। पर तभी ऊपर से इन्हें जोंग आवाज देता है। जोंग को देखकर ये दोनों घबराकर भागने लगती हैं, लेकिन डोंग को जोंग के लोग पकड़ लेते हैं और जोंग कूद कर नीचे आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हान यानी जो ड्रिल बिट बनकर आया था वो असली ड्रिल बिट नहीं था। असल में हान को नकली ड्रिल बिट बनाकर जोंग ने भेजा था, इसलिए डोंग जोंग को बहुत मारता है। लेकिन डोंग कहता है असली ड्रिल बिट $2 लाख मांग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा काम सस्ते में निपटाने के लिए नकली ड्रिल बिट को भेज दिया। इसे सुन जोंग डोंग पर गुस्सा करके उसे असली ड्रिल बिट के बारे में पूछता है। फिर हम असली ड्रिल बिट यानी कि कैंग को देखते हैं। कैंग अपने पार्टनर डोंग को आवाज लगाता है। तभी डोंग एक ट्रक के नीचे से बाहर निकलता है। डोंग की हालत बहुत खराब थी। कैंग ऐसी हालत का कारण पूछता है। तब डोंग उसे सारी बात बताता है कि उसने कैसे नकली ड्रिल बिट को जोंग के पास भेजा था। इसे सुनकर कैंग साइड मुड़ता है और इंस्पेक्टर पार्क को आवाज लगाकर अंदर आने को कहता है। दरअसल इंस्पेक्टर पार्क और जैंग बाहर से उन लोगों पर नजर रख रहे थे। तभी पार्क अपने सामने एक मिरर को देखता है जिससे कैंग ने उन्हें देख लिया था। अब ये दोनों कैंग के गैरेज के अंदर जाते हैं और पार्क कहता है तो तुम दोनों ने वो पाइपलाइन ब्लास्ट की थी? तो इस पर कैंग कहता है मैं ये काम बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। पार्क कहता है
हमें क्राइम सीन में एक जली हुई पैंट मिली थी, जिसने भी वहाँ होल किया होगा उसके पैर में थोड़ा सा जलने का निशान होगा। तो इसे सुन कैंग अपना पैंट ऊपर करता है, लेकिन कैंग के पैरों में कोई निशान नहीं था, यहाँ तक कि डोंग के पैर भी बिल्कुल साफ थे। इसे देखकर पार्क थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी पार्क का दोस्त जैंग पार्क को अपने पास बुलाता है। दरअसल जैंग को वो ट्रक मिल गई थी जिसमें ये लोग तेल रख रहे थे। पार्क को लगता है कि इसी के अंदर सारा तेल होगा, लेकिन डोंग कहता है ये शिट ट्रक है, इसमें नाली का सामान है। पर जैंग और पार्क डोंग की बात नहीं सुनते। तभी जैसे ही पाइप खुलती है वैसे ही सारा गंदा पानी डायरेक्ट पार्क के फेस में बरस जाता है। इसे देखकर पार्क को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और वो चिल्लाने लगता है। अगले दिन पार्क चीफ ऑफिसर के सामने था। चीफ को पार्क से बहुत स्मेल आ रही थी। इधर पार्क चीफ से कहता है, सर कुछ दिनों से पाइपलाइन से तेल की बहुत चोरियां हो रही हैं और इन तेलों को इलीगली महंगे दामों में बेचा जा रहा है। अगर आप मुझे एक टीम दे देंगे तो मैं उस चोर को आसानी से ढूंढ पाऊंगा। लेकिन पार्क का चीफ इस बार पार्क को मना कर देता है। आगे पुलिस स्टेशन में जैंग आता है। पार्क जैंग से कहता है, हमें खुद ही सभी खाली बिल्डिंग में छानबीन करनी होगी क्योंकि ज्यादातर मुजरिम वहीं तेल की चोरियां करते हैं। फिर अगले सीन में कैंग यानी असली ड्रिल बिट जोंग के पास जाता है। इधर कैंग पाइपलाइन में होल करने आया था। आगे कैंग वही 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट करके होल करना शुरू कर देता है। कैंग काफी देर तक मशीन से होल करता है और फिर अचानक से होल करना छोड़ देता है। अभी तक पाइप में पूरी तरह से होल नहीं हुआ था और टाइम भी बच गया था। इस पर जोंग सवाल करता है। तब कैंग पाइप के साथ अपनी पाइप कनेक्ट करते हुए कहता है, मैंने 1 mm इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब इसमें तेल फ्लो होगा तो वो 1 mm प्रेशर से अपने आप ही टूट जाएगा। ऐसा करना थोड़ा सेफ है। ऐसा बोलकर कैंग वहाँ से चला जाता है। तभी टाइम खत्म हो जाने पर पाइप से तेल बहने लगता है और जैसा कि कैंग ने बताया था, ज्यादा तेजी से तेल फ्लो होने के कारण वो 1 mm फट जाता है और उससे तेल अपने आप ही काफी प्रेशर के साथ निकलने लगता है। आगे जब कैंग पैसे चेक करता है तो वो काफी अच्छा अमाउंट था। अब जोंग बेसमेंट से बाहर आता है और कैंग से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि पाइप सिर्फ 1 mm रह गई है? कैंग कहता है, मुझे इस सब का एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हें कोई भी बड़ा काम सफाई से कराना हो तो मुझे याद कर लेना। ऐसा बोलकर कैंग जाने लगता है। तब जोंग कहता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसे तुम्हारी जरूरत है। आगे हमें ब्रोकर नाम के आदमी को दिखाया जाता है। ब्रोकर और कैंग एक दूसरे से मिलते हैं। ब्रोकर कहता है, क्या तुमने आज से पहले किसी पाइपलाइन में 2-2 छेद किए हैं? तो इसे सुन कैंग को कुछ समझ नहीं आता। कैंग कहता है, ये काम मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए क्योंकि अगर इसमें टाइम की थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रोकर कहता है, उसकी चिंता मत करो, तुम्हें बस सामने की 2 अंडरग्राउंड पाइपलाइंस पर 2-2 छेद करना पड़ेगा। कैंग कहता है, वो दोनों पाइपलाइंस बहुत बड़े हैं, तुम इतना सारा तेल कहाँ स्टोर करोगे? इसके लिए कोई बड़ा टैंकर चाहिए। तो इसे सुन ब्रोकर सामने इशारा करता है और कहता है, वो फैक्ट्री जो तुम सामने देख रहे हो उसके ऊपर बड़े बड़े टैंक्स हैं। तुम्हें उस फैक्ट्री में टनल बनाकर पाइप हाउस को फैक्ट्री के टैंकर से कनेक्ट करना होगा, जिससे कि सारा तेल सीधा उन टैंकर्स में भर जाएगा। तो इस डील को सुनकर कैंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत अमीर है, इसलिए कैंग लगे हाथों ब्रोकर से बड़ा अमाउंट मांगता है, जिस पर ब्रोकर राजी हो जाता है। अगले दिन कैंग उन लोगों से मिलता है जिनके साथ उसे इस काम को अंजाम देना होगा। जोंग कैंग को उस मिशन का कैप्टन बनाता है और साथ ही उसे $5 लाख का बैग देता है। इस बैग को लेकर कैंग वहीं बैठकर इसे गिनने लगता है। इधर इस टीम में हान को भी रखा गया था। हान जोंग से कहता है, हम सभी की फीस नॉर्मल है, लेकिन उसकी फीस काफी ज्यादा है, ये सही बात नहीं है। तो कैंग कहता है, तुम सबका काम कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरा काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर मैक्स आता है। मैक्स काफी लेट आया था। मैक्स को जोंग टनल खोदने का काम देता है क्योंकि वो खुदाई करने में एक्सपर्ट था। आगे जोंग उसके टीम मेंबर चोई को ब्रोकर के रूल्स के बारे में बताने को कहता है। मिस्टर चोई कहते हैं, हम सभी को एडवांस में पैसे मिलेंगे। अगर हम में से एक मेंबर भी बीच में टीम छोड़कर गया तो ये पूरा प्लान उसी वक्त बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ टीम को बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। तो इतना बताने के बाद जोंग सबसे उनके फोन जमा करने को कहता है। तब कैंग पूछता है, ऊपर अगर होटल में किसी को टनल के बारे में पता चल गया तो? जोंग कहता है, ऊपर के होटल में हमारी एक और मेंबर है जो कि हमें अलार्म बजाकर वार्न कर देगी। इतने में ही वहाँ पर अलार्म बज जाता है। इस अलार्म को वहाँ की काउंट्रेस ने बजाया था। असल में काउंट्रेस ही इनकी अगली मेंबर है। इधर एक गेस्ट होटल में रूम लेने आया था, लेकिन काउंट्रेस कहती है सारे रूम बुक्ड हैं। तो इसे सुन गेस्ट चला जाता है
और तभी अलार्म बजना बंद हो जाता है। फिर इसके बाद ये लोग अपने अपने काम में जाने लगती हैं। कैंग अपनी टीम को लेकर होटल के स्टोर रूम के अंदर जाता है। इस स्टोर रूम से एक सीवर लाइन गुजरती थी। कैंग कुछ देर मैप को एनालाइज करता है और अपनी टीम को पास बुलाता है। कैंग दीवार के पास जाकर कहता है, हमें इस दीवार को 50 मीटर खोदने पर ग्वानहू पाइपलाइन मिलेगी। तो इसके बाद मैक्स उसी वक्त वहां पर गड्ढा करना शुरू कर देता है। अगले दिन तीनों टीम मेंबर्स मिलकर उस दीवार में सुरंग बनाने लगती हैं। वहीं कैंग अपने लिए खुद से एक नई तरह की ड्रिल तैयार करता है। असल में कैंग अपने सारे ड्रिल खुद से बनाता था। इधर कैंग को उसकी टीम बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कैंग के अंदर काफी एटीट्यूड था। तभी उस टनल में कैंग आता है। मिस्टर चोई कैंग से कहती हैं, एक समस्या आ गई है, ऊपर की मिट्टी ज्यादा ही सॉफ्ट है, आगे गड्ढा खोदने पर सारी मिट्टी नीचे भी गिर सकती है। लेकिन कैंग को सिर्फ पैसों से मतलब था, वो काम जारी रखने को कहता है। तब हान कहता है, अगर हम इस टनल में दब गए तो क्या तुम हमारी जिम्मेदारी लोगे? कैंग गुस्से में कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। ऐसा बोलकर कैंग जाने लगता है। हान पीछे से कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो, मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। ऐसा कहकर हान कैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर बाकी मेंबर्स उसे रोक लेते हैं। यहाँ कैंग कहता है, तुम एक फ्रॉड हो, तुमने मेरे नाम से पैसे कमाने की कोशिश की, तुम्हारे पैर में जला हुआ निशान भी होगा। लेकिन हान इस पर मना करता है। तब कैंग हान को नीचे गिराकर उसका पैंट नीचे करके निशान दिखाता है। तब हान अपनी गलती मान लेता है। फिर कैंग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर पार्क और जैंग को देखते हैं। ये दोनों छानबीन करते हुए एक और खाली बिल्डिंग के पास आती हैं। पार्क इन बिल्डिंग की लिस्ट जैंग को देता है और जैंग और भी ऐसी खाली बिल्डिंग को चेक करने चला जाता है। अब पार्क उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसे उसमें नीचे कार्टून फैला हुआ दिखता है। पार्क उस कार्टून को हटाकर देखता है तो वहाँ पर सुरंग था। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ कैंग ने जोंग के लिए पाइपलाइन में छेद किया था। इसे देखकर पार्क को यकीन हो जाता है कि कोई पाइपलाइन से तेल की चोरी कर रहा है। दूसरी तरफ मैक्स को गड्ढा करते हुए एक पत्थर मिलता है। इसे देखकर कैंग परेशान हो जाता है, क्योंकि पत्थर को निकालना बहुत मुश्किल था। तब चोई कहता है, क्यों ना हम हैमर ड्रिल से इसे निकालें। कैंग कहता है, हैमर ड्रिल से बहुत सारा नॉइस क्रिएट होगा, जिससे बाहर के लोगों को पता चल जाएगा। तब पार्क को एक आइडिया आता है और वो बाहर चला जाता है। पार्क खान को उठाकर कहता है, वैसे भी तुम कोई काम नहीं करते हो, क्यों ना तुम थोड़ा सा गाना गा लो, जिससे कि ड्रिल करने की आवाज बाहर नहीं आएगी। तो अगले सीन में हान कैरियोके से बहुत लाउडली गाना गाने लगता है। तभी एक दिन उस होटल में इंस्पेक्टर जैंग आ जाता है। इंस्पेक्टर के आते ही काउंटेस अलार्म दबा देती है, लेकिन उस रात की लड़ाई के कारण अलार्म टूट गया था, इसलिए इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। ये सब काउंटेस समझ जाती है। अब जैंग कहता है, इस रेस्टोरेंट के नीचे एक खाली बेसमेंट है, मुझे उसे चेक करना है। काउंटेस कहती है, पर उसमें अभी लेबर्स काम कर रहे हैं। तो जैंग इसे देखने चला जाता है। जैंग के जाते ही काउंटेस वॉकी टॉकी से उन्हें इस बात की रिपोर्ट कर देती है, लेकिन वॉकी टॉकी काफी दूर था और ये लोग ड्रिल करने में बहुत बिजी थे। आगे हम हान को देखती हैं, जो कि गाना गा रहा था। तभी उस कमरे में जैंग आ जाता है। जैंग म्यूजिक बंद करके देखता है तो उसे कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही थी। इधर हान जैंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग नहीं रुकता। वहीं दूसरी तरफ कैंग वॉकी टॉकी से काउंटेस की आवाज सुन लेता है। इधर इंस्पेक्टर जैंग उस कमरे के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर दो लोग नीचे गड्ढा कर रहे थे। तभी जैंग इन्हें रोकता है। यहाँ पर कैंग ने अपने चेहरे में मास्क लगा रखा था ताकि वो जैंग से बच सके। ये दोनों बताते हैं कि ये सीवर के ब्लॉकेज को ठीक कर रहे हैं। तो ये सुनकर जैंग आगे जाकर कमरे को अच्छे से देखता है। दरअसल यहाँ पर इन दोनों ने उस गड्ढे को अलमारी से छिपा दिया था और उस अलमारी को मैक्स ने होल्ड कर रखा था, लेकिन इंस्पेक्टर का ध्यान इस पर नहीं जाता। इंस्पेक्टर कैंग को गौर से देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, प्लीज अपना मास्क उतारो। तो कैंग यहाँ पर बुरा फंस जाता है और फाइनली अपना मास्क उतार लेता है। इंस्पेक्टर जैंग कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। तब कैंग कहता है, आपने जरूर देखा होगा, दरअसल मेरा एक दोस्त बहुत पियक्कड़ है, मैंने उसकी कई बार पुलिस स्टेशन जाकर जमानत कराई है। तो इसे सुन इंस्पेक्टर जैंग वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर के जाते ही ये दोनों मैक्स को आवाज लगाते हैं और तभी मैक्स उस कपट के साथ बाहर आ जाता है। इधर मैक्स की हालत बहुत खराब हो गई थी। आगे मैक्स और काउंटेस उस टनल में अलार्म की वायरिंग ठीक कर रहे थे। दूसरी तरफ टीम के बाकी मेंबर्स अलमारी को एक साथ नीचे रखती हैं। अलमारी के एकाएक गिरने से टनल की मिट्टी टनल को दबा देती है, जिससे टनल से आवाज आती है। इसे देखकर ये तीनों मैक्स और काउंटेस को उस टनल के अंदर ढूंढने जाते हैं।
इधर हान कहता है शायद वह दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम अपना एडवांस लेकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कैंग इस पर मना कर देता है क्योंकि उसे पूरे पैसे चाहिए थे। तभी चोई एक लकड़ी लेकर सामने की मिट्टी को खोदने लगता है। चोई को लग रहा था कि वह दोनों अभी जिंदा हैं। मिट्टी की दूसरी तरफ काउंटेस भी खोदने की कोशिश कर रही थी। तभी खोदते खोदते इन दोनों को एक दूसरे की आवाज आने लगती है। फिर आवाज सुनते ही मैक्स भी काउंटेस के साथ गड्ढा खोदने लगता है और तभी ये तीनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। आगे हमें पुलिस टीम को दिखाया जाता है। पुलिस टीम को इधर पार्क ने बुलाया था और अब पूरी पुलिस टीम पार्क के साथ थी। पार्क कहता है हमें सभी पाइपलाइंस के एरिया को एक बार स्कैन करना होगा। फिर सीन कट होकर कैंग पर आता है। कैंग उस टनल के मैप को ध्यान से देख रहा था। तभी इतने में ही सभी रूम से अलार्म सुनाई देने लगता है। इस अलार्म को सुनकर कैंग अपने कमरे से बाहर आता है और भागकर सीधा रेलिंग की तरफ जाता है। यहाँ हान पैसे लेकर भाग रहा था। इसे देखकर कैंग हान को रेलिंग से दूर ले चलता है। तब हान भागने की कोशिश करता है पर कैंग उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और फिर उसे लगातार मारने लगता है। इधर आवाज सुनकर बाकी दो मेंबर्स कैंग को रोकने लगती हैं। तभी मैक्स देखता है कि हान उसके पैसों का बैग लेकर भाग रहा था। इसे देखकर मैक्स गुस्सा होकर हान की बहुत पिटाई करता है, लेकिन चोई मैक्स को रोक लेता है। अब हान सबसे सॉरी मांगते हुए कहता है मेरा 4 साल का एक बच्चा है और उसके इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर टनल खोदते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसका इलाज कभी नहीं करवा पाऊंगा। तो इसे सुन चोई को उस पर दया आ जाती है, लेकिन कैंग वहाँ से चला जाता है। तभी कैंग को कुछ याद आता है। कैंग जल्दी से काउंटेस के कमरे में जाता है और पूछता है क्या तुमने अलार्म बजाया था? तो इस पर काउंटेस हाँ कहती है। इसे सुन कैंग पास रखा कबर्ड खोलता है। इस कबर्ड में सीसीटीवी मॉनिटर थे जिससे कि उन चारों पर नजर रखी जा रही थी। काउंटेस कहती है मुझे तुम लोगों पर नजर रखने के लिए ही हायर किया गया है, अब इस कमरे से निकलो। तभी उस रूम में ब्रोकर आ जाता है। ब्रोकर भी तब से इन लोगों पर नजर रख रहा था। ब्रोकर कहता है तुम्हारे एक मेंबर ने भागने की कोशिश की है तो इसलिए तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। कैंग कहता है लेकिन वो भागा तो नहीं। ब्रोकर कहता है पर इसकी क्या गारंटी कि वो आगे यहाँ से नहीं भागेगा। कैंग कहता है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मेरी टीम से अब कोई नहीं भागेगा। ऐसा कहकर कैंग वहाँ से चला जाता है। तभी जोंग ब्रोकर से पूछता है अब हम हान का क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हान को दिखाया जाता है जिसकी जोरों शोरों से खातिरदारी की जा रही थी। तभी वहाँ पर ब्रोकर आता है जिसके बाद सारे गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। ब्रोकर हान से कहता है मैंने सुना है कि तुम एक्टिंग करने में बहुत माहिर हो। हान कहता है जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तब ब्रोकर हान को एक सेलफोन देते हुए कहता है अब से जो भी तुम्हें पता चलेगा उस सब की खबर तुम मुझे दोगे, इसके बदले में तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो हान राजी हो जाता है। अगली सीन में ब्रोकर की फैक्ट्री में तेल के टैंकर आते हैं। ब्रोकर का सेक्रेटरी कहता है ये टैंकर्स 140 लीटर के हैं। इसे सुन ब्रोकर खुश होता है। तब सेक्रेटरी कहता है आपने बहुत सारा तेल खरीद लिया है और अब कंपनी कर्जे में है क्योंकि तेल का प्राइस एकदम से डाउन चला गया है। ब्रोकर कहता है लेकिन मैं जानता हूँ कि इन तेल का प्राइस बुलंदियों तक कैसे पहुँचेगा। फिर सीन कट होकर पुलिस वालों पर शिफ्ट होता है। इधर सभी पुलिस वाले पाइपलाइन के एरिया में मेटल डिटेक्टर से कुछ ढूंढ रही थी। इंस्पेक्टर पार्क कहता है ये मेटल डिटेक्टर एक सुई को भी ढूंढ सकती है अगर अंडरग्राउंड में कोई मेटल की चीज होगी। तभी एक इंस्पेक्टर का डिटेक्टर बज उठता है। दूसरी तरफ काउंटेस मॉनिटर से देख लेती है कि पुलिस उनके एरिया में छानबीन कर रही है। इसे देखकर काउंटेस अलार्म बजा देती है और वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म करती है। अलार्म सुनते ही सारे टीम मेंबर्स अपने मेटल की चीजों को एक ट्रॉली में इकट्ठा करते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस क्रेन से उस जगह पर गड्ढा करने लगती है। अब वह चारों होटल के बेसमेंट को भी खाली करने लगती हैं। तभी कैंग को याद आता है कि वो अपनी घड़ी भूल गया है। कैंग घड़ी लाने टनल के अंदर जाता है। वहीं ठीक उसी जगह पर क्रेन टनल के सरफेस से टकरा जाती है और ऊपर की तरफ आने लगती है। इसे देखते ही पार्क क्रेन रुकने को बोलता है। दूसरी तरफ कैंग अपनी घड़ी लेकर उस टनल से बाहर जा रहा था। तभी क्रेन के टकराने से एक गैस लीक होने लगती है। इस गैस को स्मेल करते ही कैंग उसी वक्त बेहोश हो जाता है। वहीं काउंटेस अपनी टीम के लोगों को वहां से निकलने को कहती है क्योंकि उन लोगों ने टनल ढूंढ लिया था। ऐसा बोलकर काउंटेस खुद ही उस होटल से भाग जाती है। तभी चोई को कैंग के बारे में याद आता है और चोई जल्दी से टनल की तरफ भागता है। टनल में कैंग बेहोश था। इसे देखकर चोई वापस आता है और टूल बॉक्स से मास्क ढूंढकर उसे पहनकर टनल के अंदर घुस जाता है और कैंग को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उस टनल के दूसरी तरफ से भी गैस निकल रही थी, इसलिए पार्क को लगता है कि ये गैस की पाइप है। तब पुलिस वाले उस टनल को फिर से भरने लगते हैं। वहीं ये सब दूर से छिपकर काउंटेस देख रही थी। काउंटेस को ये देखकर थोड़ी राहत मिलती है। अब कैंग अपनी टीम के साथ एक रूम में था। इधर चोई कैंग को एक दवाई देता है और कैंग से रिक्वेस्ट करता है
मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। दरअसल मेरी वाइफ की सर्जरी चल रही है और मुझे उसकी सर्जरी के पैसे देने हैं। असल में मैंने पैसे जुटाने के लिए ही ये काम किया था। तब कैंग के कुछ कहने से पहले ही काउंटेस खड़ी होकर कहती है, कोई भी अब काम खत्म किए बगैर कहीं नहीं जाएगा। ऐसा बोलकर काउंटेस वहाँ से चली जाती है। वहीं कैंग कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो चोई इस बात को समझकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय हम कैंग को गड्ढा खोदते हुए देखते हैं। दरअसल कैंग चोई को बाहर भेजना चाहता था, तभी उस बेसमेंट में हान आ जाता है। हान कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। असल में मेरे पैर में जो चोट लगी है, मुझे उसका इलाज कराना है। तो कैंग के पास कोई और रास्ता नहीं था। वहीं हमें काउंटेस को दिखाया जाता है, जिससे उन तीनों पर थोड़ी सिंपैथी आ जाती है। दूसरी तरफ ब्रोकर भी इन्हें देख रहा था, लेकिन इसमें काउंटेस ने उन लोगों की पुरानी वीडियो रिपीट कर रखी थी, इसलिए ब्रोकर को भनक नहीं होती। पर तभी ब्रोकर को हान का मैसेज आता है, जिसमें हान असलियत बता देता है। इसे देखकर ब्रोकर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। आगे वह तीनों सीवर लाइन से होते हुए टनल से बाहर आते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि चोई की वाइफ पहले ही मर गई थी। इसे देखकर चोई को बहुत गम होता है। फिर आगे ये तीनों टनल से वापस आने लगती हैं। तभी कैंग टनल के ऊपर ब्रोकर के आदमियों को देखता है। फिर ब्रोकर के लोग वहाँ पर काउंटेस को भी लाते हैं। तभी वहाँ पर ब्रोकर आता है। काउंटेस ने नकली वीडियो लगाकर ब्रोकर को धोखा दिया था, इसलिए ब्रोकर ने काउंटेस का ऐसा हाल किया था। ये बात जब कैंग को पता चलती है तो वो कहता है, इसमें काउंटेस की कोई गलती नहीं थी, मैंने ही ये सारा प्लान बनाया था। चोई कहता है, दरअसल मेरी वाइफ बीमार थी। इतना सुनते ही ब्रोकर चोई को नीचे गिरा देता है। तब कैंग और काउंटेस चोई के पास जाती हैं। इधर ब्रोकर कहता है, मैंने तुम पर पैसे लगाए हैं, अब से तुम लोग सिर्फ मेरे गुलाम हो। इसे सुन कैंग कहता है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं इस प्लान को यहीं छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर कैंग जाने लगता है। तब ब्रोकर कैंग के मदर की फोटो को दिखाकर कहता है, जरा अपनी मॉम के बारे में सोच लो, हमारे आदमी तुम्हारी मॉम पर नजर रखे हुए हैं। कैंग गुस्से में कहता है, उन्हें कुछ मत करना। ब्रोकर कहता है, तब तुम्हें हमारा काम पूरा करना होगा। तो कैंग इस पर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे ये लोग फिर से टनल का काम शुरू कर देते हैं। इधर इन लोगों पर ब्रोकर के लोग नजर रखे हुए थे। तभी मिस्टर चोई नीचे गिर जाती हैं। इसे देखकर चोई के साथी चोई के पास जाती हैं, लेकिन जोंग इन्हें काम जारी रखने को कहता है। इसे सुन कैंग कहता है, चोई की हालत खराब है, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन जोंग कहता है, अगर वो मर रहा है तो उसे मरने दो। इसे सुनकर कैंग जोंग पर गुस्सा हो जाता है। तब जोंग कैंग को मारने लगता है। वहीं कैंग के साथियों की भी पिटाई की जाती है। कैंग को मारने के बाद जोंग चोई और काउंटेस को भी मारता है, पर तभी कैंग जोंग को पंच मारता है और फिर कैंग के सभी साथी जोंग के लोगों को पीटने लगती हैं। इसे देखकर जोंग वहां से भाग जाता है। वहीं कैंग और मैक्स चोई को उठाकर काउंटेस के साथ वहां से ले जाने लगती हैं, पर तभी अगले दरवाजे से जोंग के गुंडे आ जाते हैं। मैक्स इन लोगों से लड़ने लगता है। वहीं कैंग एक लाइटर से गैस पाइप ऑन कर देता है और मैक्स उस पाइप के सिलेंडर को उठा लेता है। अब ये तीनों इस तरह से जोंग के लोगों को डरा कर वहाँ से भगाने लगती हैं। तभी वहाँ पर ब्रोकर अपनी गन के साथ आ जाता है। इसे देखकर कैंग रुक जाता है। अब ब्रोकर उन लोगों पर गन तानते हुए कहता है, टनल में वापस जाओ। इसे सुन चोई ब्रोकर के पास जाकर उसकी गन पकड़ लेता है और कैंग को वहाँ से भागने को कहता है, पर तभी ब्रोकर चोई को गोली मार देता है, जिससे चोई उसी वक्त मर जाता है। वहीं इस एरिया के आसपास वो दो इंस्पेक्टर भी थे और इन्होंने गोली की आवाज सुन ली थी। दूसरी तरफ कैंग ब्रोकर से कहता है, तुमने सिर्फ तेल के लिए एक आदमी को मार डाला, पर ब्रोकर को इसका कोई पछतावा नहीं था। ब्रोकर मैक्स के कंधे पर शूट करता है और कहता है, अगली बारी काउंटेस की है, मरो या मेरा काम करो। तभी ऊपर का अलार्म बज जाता है क्योंकि पुलिस इधर आ रही थी। इसे सुन ब्रोकर के लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कैंग मैक्स को लेकर काउंटेस के साथ वहाँ से भागने लगता है। इधर कैंग को चोई के मरने का काफी गम था। फिर ये तीनों टनल के रास्ते से वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पुलिस को हॉल में सिर्फ चोई की डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ कैंग और उसके साथी बहुत गुस्से में थे और अब कैंग को ब्रोकर से चोई की मौत का बदला लेना था। आगे कैंग अपनी गाड़ी गैरेज में लाकर रोकता है, जहाँ पर कैंग का पार्टनर छिपा हुआ था। कैंग डोंग से अपनी मॉम के बारे में पूछता है। उन्हें मैंने एक सेफ जगह पर भेज दिया है, जहाँ पर उन्हें कोई खतरा नहीं है। तब उधर कैंग को ब्रोकर का कॉल आता है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे साथ डील कर सकता हूँ, लेकिन कैंग गुस्से में कॉल रख देता है। तभी कैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं। हान तब से इधर अपने पैर की सर्जरी के लिए रुका हुआ था। तभी हान की नजर पुलिस पर जाती है। इसे देखकर हान जल्दी से भागने लगता है।
इधर पुलिस भी हान के पीछे भागने लगती है। दरअसल हान ने इससे पहले बहुत सारे घोटाले किए थे, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी। पुलिस हान के पीछे काफी तेजी से बढ़ रही थी। वहीं हान व्हीलचेयर से ज्यादा भाग नहीं पा रहा था। तभी हान की व्हीलचेयर को कोई आदमी पकड़ लेता है और हान को जल्दी से उस हॉस्पिटल से बाहर ले चलता है और गाड़ी में बिठाकर उसे वहां से ले जाता है। असल में वो आदमी कैंग था। कैंग हान को सारी बात बताता है कि कैसे चोई को ब्रोकर ने मार डाला है। इसे सुनकर हान शॉक होता है। अब रात के समय ब्रोकर को काउंट्रेस का कॉल आता है। इधर काउंट्रेस ब्रोकर को बाहर बुलाती है। तब ब्रोकर भागते हुए बाहर रेलिंग की तरफ जाता है। सामने की बिल्डिंग में काउंट्रेस थी। ब्रोकर काउंट्रेस से उसके बाकी साथियों के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर कैंग आता है। कैंग ब्रोकर से कहता है, हमारे आधे पैसे अब भी अटके हुए हैं, इसलिए मैं बस पैसों के लिए तुम्हारा काम करने आया हूँ। जैसा कि तुमने कहा था, मैं तुम्हारे वाटर टैंक्स में तेल भर दूंगा। ऐसा कहकर कैंग वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन से ये सभी टनल की खुदाई को जारी रखती हैं। वहीं काउंट्रेस पहले की तरह सभी जगह पर कैमरा लगा देती हैं। आगे खुदाई करके ये तीनों एक टनल के अंदर जाती हैं। इस टनल में चारों पाइप एक ही जगह पर मिलती थी। ऊपर पानी की पाइप थी जो कि सीधा वाटर टैंक से कनेक्टेड थी। वहीं नीचे की 2 पाइपलाइंस वो पाइप थी जिससे कि तेल निकलता था। इन्हीं बस इन तेल की पाइपलाइंस को वाटर की पाइप से कनेक्ट करना है ताकि सारा तेल वाटर टैंक में जमा हो जाए। इस काम के लिए इन्हें सबसे पहले वेल्डिंग करनी होगी और ये काम हान को आता था। लेकिन हान कहता है, मुझे जरा जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा बोलकर हान चला जाता है। वहीं इधर कैंग को हान पर शक हो गया था, इसलिए कैंग हान का पीछा करके देखता है कि हान जोंग के साथ बातें कर रहा था। इसे देखकर कैंग को पता चल जाता है कि हान गद्दार है। तभी कैंग की नजर इंस्पेक्टर पर जाती है जो कि इसी तरफ आ रहे थे। इसे देखकर कैंग वहां से भागने लगता है, लेकिन दीवार कूदते समय कैंग को वो 2 लोग देख लेती हैं। ये देखकर कैंग और तेजी से भागने लगता है। वहीं पुलिस कैंग का पीछा करती है। तभी कैंग झाड़ियों में छिप जाता है और वह दोनों इंस्पेक्टर कंफ्यूज हो जाती हैं। उधर भागते समय कैंग का पैर एक पेड़ से टकरा जाता है और कैंग को पत्थर से चोट लग जाती है। इससे कैंग को काफी दर्द होता है। दूसरी तरफ हान कैमरे को बेसमेंट में सेटल कर देता है ताकि ब्रोकर उन सबको देख सके। आगे उस जगह पर कैंग और काउंट्रेस आती हैं। इधर काउंट्रेस पाइपलाइन को ट्रैक करके बताती है, हमारे पास ड्रिल करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद पुलिस को पता चल जाएगा। तो इसे सुन कैंग अपनी ड्रिल मशीन लेकर उस पाइपलाइन में ड्रिल करना स्टार्ट कर देता है। इधर कैंग को पाइपलाइन में ड्रिल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी, पर फिर भी कैंग किसी तरह से पाइपलाइन में होल कर देता है। लेकिन दूसरी पाइपलाइन में छेद करना कैंग के बस की बात नहीं थी। हान कहता है, अब हम क्या करें? तब कैंग को एक आइडिया आता है। कैंग कहता है, इस पाइपलाइन को तुम खोदोगे। अब वक्त आ गया है नकली ड्रिल बिट से असली ड्रिल बिट बनने का। फिर हम हान को मशीन से पाइपलाइन में ड्रिल करता हुआ देखते हैं। यहाँ कैंग टनल की आवाज को सुनकर हान को डायरेक्शन दे रहा था और हान उसी हिसाब से ड्रिल कर रहा था। तभी कैंग रुकने को कहता है और हान रुक जाता है। हान ने ठीक 1 mm पहले ड्रिल को रोक लिया था। अब वो 1 mm प्रेशर के कारण कट हो जाती है। तभी हान पाइप बंद कर देता है, जिस कारण पाइप का तेल बाहर नहीं निकल पाता। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रोकर को देखती हैं। ब्रोकर उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर आया था ताकि वो उन टैंक्स को भरता हुआ देख सके। दूसरी तरफ हान पाइप को फिक्स कर देता है। वहीं उसी जगह पर कैंग पाइप को ऑन कर देता है। ये पाइप इन लोगों ने पानी की पाइप से जोड़ रखी थी, जिस कारण वाटर टैंक से बहुत सारा तेल निकल रहा था। इस तेल को ब्रोकर टेस्ट करके देखता है और तभी कैंग पाइप बंद कर देता है। कैंग कॉल में कहता है, तुम्हें अब तेल का टेस्ट पता चल गया होगा, बाकी तेल तभी मिलेगा जब तुम हमें पैसे दोगे और जगह मैं डिसाइड करूंगा। तो ब्रोकर मान जाता है। अब कैंग हान से कहता है, सारा सामान समेटो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर कैंग चला जाता है। कैंग के जाते ही हान ऑफिसर पार्क को कॉल करता है। कॉल के बाद हान वो दोनों पाइप्स ऑन कर देता है और ब्रोकर को कॉल में कहता है, मैंने इंस्पेक्टर पार्क को कॉल कर दिया है, थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ आकर कैंग और उसके साथियों को पकड़ लेगी। तभी वहाँ पर कैंग आता है और हान को पकड़कर पीटने लगता है। दूसरी तरफ ये सब कैमरा से ब्रोकर देख रहा था। कैंग हान को बहुत पीटता है, जिसका शोर सुनकर कैंग की बाकी टीम वहाँ आ जाती है। अब कैंग ब्रोकर को कॉल में कहता है, मेरे पास 1 घंटे के अंदर $5 मिलियन लेकर आओ। ऐसा बोलकर कैंग वो कैमरा डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ हान इस सबसे सॉरी मांगता है। तब कैंग कहता है, मुझे तुम्हें इंसान कहने पे भी शर्म आती है। तुम्हें पता है मिस्टर चोई ने मरते समय तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए ये पैसे छोड़ दिए थे और तुम्हारी वजह से ही मिस्टर चोई मर गए हैं। तो इसे सुन हान को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले सीन में मैक्स कैंग और काउंटर से मिले ब्रोकर आता है। कैंग ब्रोकर से पैसे मांगता है, पर ब्रोकर पहले पाइप चेक करना चाहता था।
तो आगे बेसमेंट में कैंग पाइप को ऑन करके दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन्ग ब्रोकर को कंफर्म कर देता है कि तेल यहाँ आ रहा है। इसे सुन ब्रोकर कैंग से कहता है, बाहर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पैसे दूंगा। ऐसा बोलकर ब्रोकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हान, जिसे कैंग ने बांध दिया था, वो ब्रोकर से हेल्प मांगता है। वहीं कैंग कहता है, क्या तुम इसे ले जाना चाहोगे? तो ब्रोकर इस पर मना करके चला जाता है। कैंग को बाहर लाते ही ब्रोकर अपना चाकू निकाल लेता है और तभी पीछे से ब्रोकर के लोग आकर कैंग पर गोली चला देते हैं। दूसरी तरफ ब्रोकर के आदमी कैंग की टीम के पीछे जाती हैं, लेकिन कैंग की टीम मॉनिटर हाउस के अंदर जाकर एक टनल में चली जाती है। फिर उस हाउस में ब्रोकर के गुंडे आते हैं और उस होल की तरफ जाते हैं, लेकिन मैक्स टनल के कंटेनर को बंद कर देता है। ऊपर से ब्रोकर के गुंडे उस कंटेनर को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी कंटेनर को खोल नहीं पाता। दरअसल मैक्स उस कंटेनर के साथ ही लटका हुआ था। इधर काउंट्रेस भी मैक्स को खींचकर उसकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ हम कैंग को देखती हैं। कैंग को ब्रोकर के गुंडे गोली मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर हान आ जाता है और ब्रोकर के गुंडों को मारने लगता है। ये सब देखकर ब्रोकर हैरान था। तभी दूसरी तरफ वो पूरा हाउस हिलने लगता है। दरअसल इसे डोंग बुलडोजर से उठा रहा था। हाउस के मुड़ने से ब्रोकर के आदमियों को बहुत गहरी चोट लगती है। फिर डोंग बुलडोजर से उतरकर मैक्स को आवाज देता है, जिसके बाद मैक्स बाहर आता है। आगे ये लोग पैसे गिनने लगते हैं। तभी उसी टनल से हान बाहर आता है। फिर ये तीनों हान के साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कैंग को देखते हैं। कैंग ब्रोकर को मारने ही वाला था। तभी वहां पर इंस्पेक्टर पार्क पीछे से आकर कैंग को रोक लेता है। तब कैंग पार्क को बातों में फंसाकर उन्हें अपनी गन पकड़ा देता है और वहां से भागकर टनल के ऊपर जाता है। कैंग अब अपनी साथियों के पास पहुंचकर जैसे ही गाड़ी खोलता है तो उसे वहां पर जॉन्ग मिलता है, जिसने काउंट्रेस को बंदी बना लिया था। कैंग जब फ्रंट सीट में देखता है तो उधर डोंग भी बंधा हुआ था। तभी वहां पर हान और मैक्स को भी बंदी बनाकर लाया जाता है। यहाँ कैंग को समझ आ जाता है कि इस प्लान में हान ने पानी फेर दिया है, लेकिन हान इस पर मना कर रहा था। तभी कैंग पर एक आदमी हमला कर देता है। फिर अगले सीन में कैंग और उसके साथी बेसमेंट में बंधे हुए थे। तभी वहाँ पर ब्रोकर आता है। यहाँ जॉन्ग ब्रोकर से कहता है, पाइपलाइन 60% भर गई है। इसे सुन ब्रोकर पाइप के मीटर को चेक करता है। मीटर की स्पीड काफी ज्यादा थी। वहीं कैंग होश में आकर अपने सामने इंस्पेक्टर पार्क को देखता है और कहता है, आप यहाँ कैसे आए? तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ब्रोकर के एक आदमी ने पार्क को पीछे से आकर शॉक देकर बेहोश कर दिया था और इसलिए पार्क इधर फंस गया है। अब ब्रोकर हान के पास जाता है और उसके जेब से उसका फोन निकालता है। दरअसल ब्रोकर ने हान के फोन में एक जीपीएस चिप फिट कर रखी थी, जिसके बारे में हान को भी नहीं पता था। इसे देखकर कैंग समझ जाता है कि उन्हें पकड़वाने में हान की कोई गलती नहीं है। अब ब्रोकर पाइपलाइन के पास आता है। तभी कैंग ब्रोकर से कहता है, तुम सारा तेल लेकर हमें मारने वाले हो, लेकिन इससे तुम फंस जाओगे। तब ब्रोकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सारा तेल इकट्ठा करके इन्हें बेचने वाला हूँ? सिर्फ इसलिए मैंने इतना रिस्क लिया? नहीं, असल में मैंने जितना तेल उस बिल्डिंग के टैंकर में स्टोर किया है, उसमें मैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करूंगा, जिससे कि आसपास की सारी पाइपलाइन ब्लास्ट हो जाएंगी और इस एरिया में हर जगह तेल मिलना बंद हो जाएगा, जिससे मेरे स्टोर की गए तेल की डिमांड बढ़ेगी और मैं उन तेलों को ऊंचे दामों में बेचूंगा। कैंग कहता है, लेकिन इसमें काफी लोगों की जान जाएगी। पर ब्रोकर को सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। ऐसा बोलकर ब्रोकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इंस्पेक्टर पार्क और कैंग के लोग ब्रोकर पर चिल्लाने लगते हैं। आगे ब्रोकर के पास उसका सेक्रेटरी आता है और ब्रोकर को रिमोट देते हुए कहता है, इससे कई लोगों की जान जा सकती है। तो ब्रोकर कहता है, मुझे इससे क्या? अब नेक्स्ट सीन में हम कैंग की टीम को देखते हैं। कैंग इधर मैक्स के पास पड़ा सिलेंडर उसकी तरफ फेंकने को कहता है, तो मैक्स ऐसा ही करता है। अब कैंग हान से उस सिलेंडर को खोलने बोलता है और इंस्पेक्टर से लाइटर मांगता है। दरअसल कैंग अपनी रस्सी को जलाने वाला था, लेकिन इंस्पेक्टर इस काम के लिए लाइटर नहीं देता। तभी काउंट्रेस अपना लाइटर निकाल कर कैंग को देती है। कैंग हान को कहकर वो लाइटर जलाता है और हान वॉल्व से कैंग की रस्सी को जलाने की कोशिश करता है। इसमें कैंग को काफी दर्द होता है, लेकिन अंत में रस्सी जल जाती है और कैंग छूट जाता है। दूसरी तरफ हम ब्रोकर के लोगों को देखते हैं। ब्रोकर के लोग टैंकर में तेल भरने पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आज इनका आखिरी दिन है। अब तक कैंग अपने सभी साथियों को छुड़ा चुका था और ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी ब्रोकर पाइपलाइन का बॉम्ब ऑन कर देता है, जिससे कि वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, पर उसमें तेल की जगह पानी निकलता है, जिससे बहुत सारे लोग भीग जाते हैं। इसे देखकर ब्रोकर हैरान था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पार्क बाकी पुलिस वालों को इस जगह के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तभी वहाँ पर टनल से कैंग के साथी बाहर आते हैं। इधर इंस्पेक्टर पार्क हैरान था कि सामने से इतना पानी कहाँ से निकल रहा है। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कोई बेसमेंट में नहीं था
तब हान ने तेल के पाइप को पानी की पाइप से बदल दिया था और पानी का पाइप ऑन कर दिया था, जिससे कि सारे टैंकर में ऑयल की जगह पानी भर गया। ये सब करने के बाद हान ने खुद को रस्सी से बांध लिया था। हान ने ब्रोकर को सुधरने का एक मौका भी दिया था, पर वो नहीं सुधरा। कैंग के ऐसा बताते ही वहाँ एक गाड़ी आती है। इस गाड़ी से ब्रोकर बाहर निकलता है और इन लोगों पर शूट करने लगता है। ये सभी गाड़ी के पीछे छिप जाती हैं। तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आती है और उसमें से ब्रोकर के लोग बाहर निकलते हैं। ये सब भी अब भी ब्रोकर के साथ ही थे। ब्रोकर इन सभी को आगे बढ़ने को बोलता है। तभी वहाँ पर एक कैरी क्रेन आता है, जिससे डरकर सभी लोग भागने लगते हैं। अब इस मौके पर कैंग सिलेंडर उठाकर ब्रोकर के आदमियों को मारने लगता है। वहीं कैंग के साथी भी उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। अब कैंग ब्रोकर को बहुत मारता है और सीवर का ढक्कन मारकर उसका अंतिम संस्कार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसे देखकर कैंग ब्रोकर को नहीं मारता। अब पुलिस सभी को अरेस्ट करके ले जाती है। जेल जाते टाइम कैंग कहता है, जब तक तुम जेल से वापस आओगे तब तक शायद तेल का दाम और कम हो जाएगा। इसे सुन ब्रोकर गुस्सा होता है। इधर कैंग जेल जाने से दुखी नहीं था, क्योंकि उसे और उसके साथियों को ज्यादा लंबी सजा नहीं मिलेगी। फिर मूवी 3 साल आगे बढ़ती है। यहाँ दिखाया जाता है कि कैंग और उसके साथियों ने वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया था। काम के बाद ये सभी किसी बेसमेंट में जाती हैं। इधर इन्हें जाते हुए इंस्पेक्टर पार्क ने देख लिया था। अब पार्क इनका पीछा कर उस बेसमेंट के अंदर जाता है और देखता है कि ये लोग फिर से दीवार में होल कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों को भी पता था कि पार्क इनका पीछा कर रहा है। तभी पार्क इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस केस के बाद पार्क का प्रमोशन हो गया था और अब वो एक डिटेक्टिव था। इधर हान कहता है कि हम बस एक सीवर प्रॉब्लम ठीक कर रहे थे, लेकिन पार्क को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। पार्क को लगता है कि ये लोग फिर से कुछ करने वाले हैं और इतना दिखाते ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।